सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेशन में अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो इकट्ठे मिलकर रेस्पिरेशन करवाते हैं। सो नोज, नेजल कैविटी, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, लंग्स ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। पहले आते हैं नोज पे। नोज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल इंटरनल नोज। दोनों का ओवरऑल फंक्शन क्या है कि ये एयर को वार्म करेगा, मॉइस्ट करेगा, फिल्टर करेगा, स्पीच वाइब्रेशंस को मॉडिफाई करेगा एंड ऑल्फैक्शन के लिए काम करेगा। ऑल्फैक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल के लिए काम करेगा। सेकंड ऑर्गन आता है फैरिंग्स। तो फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है एयर का और फूड का, दोनों के लिए। एंड ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लेरिंजोफैरिंग्स। तो जो नेजोफैरिंग्स है वो सिर्फ रेस्पिरेशन करवाता है, जबकि ओरोफैरिंग्स और लेरिंजोफैरिंग्स दोनों मिलके डाइजेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं, रेस्पिरेटरी में भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लैरिंग्स, जो कि हमें पता है वॉइस बॉक्स होता है। इसके पास कार्टिलेजेस होते हैं जो कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके हमारी साउंड प्रोडक्शन करते हैं, स्पीच प्रोडक्शन करते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, ये एक पाइप होती है, एक पाथवे प्रोवाइड करती है और हमारी एयर को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द लैरिंग्स एरिया टू द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। सो जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके बिल्कुल एंड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पर होते हैं, एल्वेलाई, जो कि हमारे लंग्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज का विद द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक के ऊपर, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। सो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरह से हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन द बॉडी एंड ये तीन बेसिक स्टेप से होता है: पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। पहले बात करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। इसी को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, यानी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 एंड द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब रेट ऑफ एयर फ्लो, मतलब एयर का जो फ्लो है इनसाइड आउटसाइड, वो किस पे डिपेंड करता है? देखो, एक तो प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, दूसरा कि एल्वेलाई की सरफेस टेंशन कितनी है, तीसरा लंग कितने कंप्लायंट है एंड एयरवे रेजिस्टेंस तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन पॉसिबल कैसे है। अब एयर का मूवमेंट पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि प्रेशर डिफरेंसेस है। बॉयल्स लॉ ने बताया था कि जब हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोल्ड क्लोज सिस्टम को स्टडी करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एयर बाहर से अंदर मूव करे तो वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए और प्रेशर कम होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमारे लंग्स क्या करते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं। अब उनको एक्सपैंड खुद से तो नहीं होते, कोई करवा ही रहा होगा। तो दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो डायाफ्राम होती है वो एक डोम शेप्ड मसल होती है, स्केलेटल मसल होती है, जो थोरैसिक कैविटी का फ्लोर बनाती है एंड इसको सप्लाई देती है फ्रीनिक नर्व। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डायाफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होने की वजह से वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी कि अंदर का प्रेशर जो पहले 760 था, बाहर का भी 760 था, 760 mmHg। बट जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो अंदर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कितना कम हो जाएगा? 1 to 3 mmHg कम हो जाएगा, यानी कि 758 mmHg तक हो जाएगा। ठीक है। एंड ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर इनहेल की जाएगी। कितनी एयर इनहेल की जाएगी? 500 ml एयर इनहेल की जाएगी। साथ ही साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, डायामीटर जो थोरैसिक कैविटी का है वो भी बढ़ जाएगा एंड प्रेशर कम होने की वजह से एयर अंदर आएगी। कितनी एयर अंदर आएगी? 75% एयर अंदर आएगी। ठीक है। अब जो दूसरी मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स एलिवेट हो जाएंगे एंड एंटेरो पोस्टीरियर और लेटरल डायमीटर चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से कि बाकी की 25% एयर भी लंग्स में एंटर कर जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से इंस्पिरेशन हो रही थी। इंस्पिरेशन में क्या हुआ था कि बाहर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया था, अंदर का प्रेशर कम हो गया था। कितना कम हो गया था? 1 to 3 mmHg कम हो गया था। ठीक है। अब आते हैं एक्सहालेशन पे। तो एक्सहालेशन या एक्सपिरेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, एयर अंदर से बाहर मूव करेगी, एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी। तो ये पॉसिबल तब होगा जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा किस केस में होगा? जब लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी एंड अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सो एक्सहालेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई मसल इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इलास्टिक रिकॉइल हो रहा है। मतलब कि डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वापस अपनी प्लेस पे आ जाएंगे, जिस वजह से कि एक्सहालेशन हो जाएगी। तो
the recoil of elastic fibers that was stretched during inhalation and inward pull of surface tension due to the thin film of alveolar fluid. एक्सलेशन तब होगी शुरू जब इंस्पिरेटरी मसल्स जो हमारी डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स थी जब वो रिलैक्स कर जाएंगी, ठीक है। तो जब डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा वो वापस से डोम शेप में आ जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स भी रिलैक्स कर जाएंगे, रिब्स डिप्रेस हो जाएंगे जो कि पहले एलिवेटेड थे, लेटरल एंटेरोपोस्टीरियर डायामीटर डिक्रीज कर जाएगा, लंग की वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी और प्रेशर बाहर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि 762 mmHg हो जाएगा जो कि बाहर से ज़्यादा है। बाहर कितना था? 760 mmHg, जिस वजह से कि एयर का आउटफ्लो हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा। देखो एक केस इसमें यहाँ आता है जब हम कफ करते हैं या स्नीज करते हैं तो एक वैसे तो एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस है, यानी यहाँ कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मसल इन्वॉल्व नहीं हो रही है। बट अगर हम कफिंग करते हैं तो ये एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। बट एक्टिव प्रोसेस कैसे? जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ मसल्स ऑफ एक्सहेलेशन भी होते हैं, एब्डोमिनल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारी एक और मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल, जिसका काम होता है रिब्स को और डिप्रेस करना। तो इन टर्न अंदर का प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है और फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ आया कि कैसे नॉर्मल कंडीशन पे एयर फ्लो नहीं करती और अंदर प्रेशर कम होगा तो एयर अंदर आएगी, बाहर प्रेशर कम होगा तो एयर बाहर जाएगी, ठीक है। और किस केस में फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो रही है वो भी हो गया। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन डन है। सेकेंड टॉपिक आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज द पंप फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन विच रिसीव्स ऑल द डार्क रेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो राइट साइड होती है, राइट एट्रियम के अंदर अलग अलग जगह से कोरोनरी साइनस, इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा से होता हुआ गंदा ब्लड हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम्स में से आता है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड वाया ट्राइकस्पिड वॉल्व एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से बाद में जो ब्लड है, जो गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। फिर पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी में ब्रांच कर जाती हैं, आर्टरीज से आगे जाके पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड जाता है, और पल्मोनरी कैपिलरीज हमारे ब्लड को कहाँ लेके पहुंच जाती है? एल्वेलाई ऑफ द लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में जो एल्वेलाई होती हैं उनके पास जो मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है, जिस वजह से कि इजीली बाय सिंपल डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज कर दी जाती है, ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। देन द फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी कैपिलरीज से बाद में पल्मोनरी वीन में जाता है, एंड बाद में पल्मोनरी वीन्स इकट्ठी हो जाती हैं, और ये ब्लड हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। उसके बाद वो जो प्रोसेस चलता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहाँ से शुरू किया हमने? गंदा ब्लड सारी बॉडी से राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी कैपिलरी में गया, वहाँ पे प्योरीफाई होकर ये वापस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ गया। तो इतना ही लिखना होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। यहाँ पे हम डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके अगला टॉपिक है पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है, एक्सपिरेशन कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मेनली हम कौन सी गैसेस एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें एक्सपेल आउट करनी होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस को दो लॉज गवर्न करते हैं। पहला लॉ है डाल्टन्स लॉ, दूसरा लॉ है हेनरी लॉ, ठीक है। अब हम लॉ देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। डाल्टन लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। मतलब कि अगर मैं एक जगह देखूँ कि वहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस पड़े हैं, तो उनका जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। सो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे कितना होता है? 760 mm मर्क्यूरी, या फिर 1 एटमॉस्फेयर जिसको कह देते हैं। दूसरा लॉ है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि जो क्वांटिटी ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी कि एक गैस कितनी जल्दी डिजॉल्व होगी या कितनी क्वांटिटी में डिजॉल्व होगी वो डिपेंड करता है कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है और उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। जितना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो गैस डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। फिर आते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन में। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द alveoli of the lungs. It includes inspiration of oxygen and expiration of carbon dioxide from the body to the outer atmosphere, right? अब हम बात करते हैं
गैसेस एक्सचेंज दो तरह से हो रहा था। एक तो इंटरनल रेस्पिरेशन होगी एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर या टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो देखो, पल्मोनरी वेंटिलेशन ना हमारी एल्वेलाई ऑफ लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा था गैस का। पर जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स एंड द ब्लड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है फ्रॉम द एल्वेलाई ऑफ लंग्स ब्लड के अंदर, और कैपिलरीज से CO2 एक्सपेल आउट की जाती है इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, मतलब वाइसा वर्सा चलता है। अब ये एक्सपेल आउट और इन अंदर लेना ये किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पे। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का था 159 mmHg और एल्वेलाई में था 105 mmHg। कहाँ ज़्यादा था? बाहर ज़्यादा था, इसीलिए ऑक्सीजन का फ्लो एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई में हुआ। वहीं अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो बाहर उसका प्रेशर 0.3 mmHg था और अंदर उसका प्रेशर एल्वेलाई में 40 mmHg था। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर मूव करेगी। ये तो था पल्मोनरी वेंटिलेशन में कि बाहर और एल्वेलाई में क्या फ़र्क था प्रेशर का, जिस वजह से कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट हुई। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वेलाई के अंदर और कैपिलरी के अंदर फ़र्क देखते हैं प्रेशर का। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है 105 mmHg। ठीक है, और ब्लड कैपिलरी के अंदर है सिर्फ 40 mmHg। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड कैपिलरी हो जाएगा। ठीक है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में ज़्यादा प्रेशर है उसका 45 mmHg और उसका एल्वेलाई में प्रेशर है 40 mmHg, तो वो ज़्यादा एल्वेलाई की तरफ मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि उसका प्रेशर एल्वेलाई में कम है, तो वो हायर टू लोअर मूव करेगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऐसे होगा। उसके बाद आती है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस देखने को मिलता है बिटवीन द सिस्टेमिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू सेल्स। ठीक है, इसको हम सिस्टेमिक गैस एक्सचेंज भी बोल देते हैं, सेलुलर गैस एक्सचेंज भी बोल देते हैं, टिश्यू गैस एक्सचेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यूज़ में चलता ही रहता है इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी। अब होता क्या है, कैपिलरी में हमने देखना है और सेल्स के अंदर हमने देखना है कि प्रेशर में क्या डिफरेंसेस है। तो देखो, कैपिलरी के अंदर पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 40 mmHg है। ठीक है, और टिश्यू सेल्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं जिसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है। इसी वजह से टिश्यूज़ के अंदर CO2 का ज़्यादा प्रेशर है और बाहर कैपिलरी में कम प्रेशर है। इस वजह से वो ब्लड कैपिलरी की तरफ मूव करेगी CO2। जबकि अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, क्योंकि टिश्यूज़ कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन यूज़ करी जा रहे हैं, इस वजह से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यूज़ में कम होता है 40 mmHg और कैपिलरी में ज़्यादा होता है, दैट इज़ 100 mmHg। तो ऑक्सीजन का फ्लो फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी टू द टिश्यू सेल्स होगा। ठीक है, इस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। और ब्लड भी इस तरह से ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने देखा था ब्लड कैसे ऑक्सीजनेट हुआ, और इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड की डीऑक्सीजनेशन हो गई। ठीक है, देन वी हैव, इसके बाद इसका एक डायग्राम है, वो शायद तुमने बनाया भी होगा। डायग्राम के अंदर सारा कुछ मेंशन्ड है कि बाहर पार्शियल प्रेशर कितना था, अंदर पार्शियल प्रेशर कितना था, तो वो सारा डायग्राम हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करता है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग परसेंटेजेस हैं जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किए जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एंटर करती है या लीव करती है बॉडी को, और कुछ अमाउंट ऑफ 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रहती है। एंड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है अबाउट 7%, मतलब कि 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और 7% डिजोल्व फॉर्म में देखने को मिलती है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 98.5% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहता है इन द रेड ब्लड सेल्स, एंड सिर्फ 1.5% ये प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फ़र्क था यहाँ पे। सारा रेस्पिरेशन का ओवरव्यू लेने के बाद अब हम आते हैं कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो रेगुलेट कैसे किया जा रहा है। तो इसका एक डिटेल्ड हमारे पास आंसर होता है कि ये अलग अलग तरह से रेगुलेट किया जाता है। एक तो न्यूरल रेगुलेशन होता है, केमिकल रेगुलेशन होता है, कुछ कीमो रिसेप्टर्स की हेल्प से होता है। तो वो अब हम देखते हैं कैसे होता है।
कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन या कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के अंदर जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है ना, तो हम 200 ml ऑक्सीजन पर मिनट रिक्वायर करते हैं, मतलब हमें इतनी ऑक्सीजन पर मिनट चाहिए होती है। बट अगर हम अगर हम एक्सरसाइज करने लग जाएं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, हमारी बॉडी को और ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब 15 से 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए फिर। और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स के केस में अगर देखें तो उनको हमारी बॉडी के कंपैरेटिवली 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है पर मिनट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर की, जो कि हमारा सेंटर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग और कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेटरी सेंटर के पास कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन हम रेस्पिरेटरी सेंटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आ गया मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, और पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप इन द पोन्स रीजन, ठीक है। तो अगर हम पहले एक को देखते हैं, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में था। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो उन दो तरह के यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिलते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या फिर जिसको इंस्पिरेटरी एरिया भी बोल देते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और जिसका दूसरा नाम है एक्सपायरेटरी एरिया, ठीक है। सो डीआरजी की पहले बात करते हैं। जो डीआरजी होता है या इंस्पिरेटरी एरिया होता है, ये नर्व इम्पल्सिस भेजता है दो नर्व्स को, फ्रीनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व को। जो फ्रीनिक नर्व थी वो कहाँ पे सप्लाई देती है, डायाफ्राम को सप्लाई देती है, और इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई देती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये दोनों डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का काम क्या होता है कि ये इंस्पिरेशन करवाती हैं। तो जब इनको सिग्नल पहुंचते हैं इंस्पिरेटरी एरिया से, तो फिर सिग्नल पहुंचने के 2 सेकंड्स तक इंस्पिरेशन होती है, यानी कि एक एक्टिव प्रोसेस होता है। जैसे ही ये 2 सेकंड्स में सिग्नल पहुंचता है तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके वही इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है, एयर को इनहेल किया जाता है। जैसे ही 2 सेकंड खत्म होते हैं, डीआरजी जो होता है इनएक्टिवेट हो जाती है, यानी नर्व इम्पल्सेस रुक जाती हैं, दोनों मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, उनका पैसिव रिकॉल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है हमारा डीआरजी, और वापस से जो एक्सपिरेशन होती है, नॉर्मल एक्सपिरेशन, वो हो जाती है, ठीक है। तो डीआरजी या इंस्पिरेटरी एरिया का काम इतना ही था कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करवाता है। जबकि जो वीआरजी या एक्सपायरेटरी एरिया होता है, इसके पास कुछ न्यूरॉन्स का क्लस्टर होता है जिनको प्री बॉडजिंकर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिनका काम होता है कि जैसे हमारा हार्ट नहीं होता, हार्ट के पास एक नेचुरल पेस मेकर होता है, वैसे ही ये प्री बॉडजिंकर कॉम्प्लेक्स रिदम मेंटेन करके रखता है हमारी रेस्पिरेशन की, ठीक है। सो इसके पास पेस मेकर सेल्स होते हैं जो रिदम ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। और नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम नहीं आता, एंड सिर्फ ये तभी काम आएगा जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होती है, क्योंकि जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है तो वीआरजी यानी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप या एक्सपिरेटरी एरिया, ये कुछ मसल्स को एक्टिवेट करता है, एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कि आगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन करवाती हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं आगे, हम एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ बुक में, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है, जब डीआरजी काम कर रहा होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर, तो वो अपना काम तो करेगा ही, मतलब उसने डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को मैसेज तो भेजने हैं, साथ ही साथ वो वीआरजी को एक्टिवेट कर देता है। अब जब वीआरजी एक्टिवेट होता है तो वो इंस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स को एक्टिवेट करेगा। वो कौन सी मसल होती हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्केलीन मसल एंड पेक्टोरालिस माइनर मसल, ठीक है। तो ये तीनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और डीआरजी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इन टर्न फोर्सफुल इनहालेशन हो जाती है, ठीक है। और एक्सहेलेशन कैसे होती है, जब एक्सहेलेशन फोर्सफुल करवानी होती है तो डीआरजी का कोई काम नहीं होता, वीआरजी एक्टिवेट हो जाता है। वीआरजी सिग्नल भेजेगा असेसरी मसल ऑफ एक्सहेलेशन को, कौन सी मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स एंड ट्रांसवर्स मसल्स, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, और ये सारी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन होती है, जैसे हम कफिंग में और स्नीजिंग में और स्ट्रीनस एक्सरसाइजेज में करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा कहानी किस चीज़ की थी, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में था। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था, दूसरा रेस्पिरेटरी ग्रुप जो था वो पॉन्स में है, ठीक है, जिसको न्यूमोटैक्सिक एरिया भी बोल देते हैं। देखो इसके पास कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों में नर्व इम्पल्सेस डीआरजी को भेज रहे होते हैं। सो इस पॉन्स में दो एरिया आते हैं, न्यूमोटैक्सिक एरिया एंड एपनियोस्टिक एरिया। देखो न्यूमोटैक्सिक एरिया का काम होता है इनहिबिटरी इम्पल्स भेजना डीआरजी को, मतलब कि डीआरजी को रोकना, उसके काम को प्रिवेंट करना, यानी एक्सेसिव इंस्पिरेशन को रोकना, ताकि लंग्स एकदम ज़्यादा एयर से ना फिल हो जाए। दूसरा जो एपनियोस्टिक एरिया होता है वो स्टिमुलेटरी इम्पल्सेस भेजता है, ताकि हम डीप और लॉन्ग और प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन करें।
राइट। इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। अब हमने दो तरह के रेस्पिरेटरी सेंटर देख लिए कि उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग और फोर्सफुल फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर को कॉर्टिकल सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसका क्या रोल है? जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इनका बिल्डअप हो जाता है। जब इनका बिल्डअप हो जाता है ना, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सिग्नल पहुंचते हैं कि बॉडी में ये लेवल बढ़ चुके हैं, जिस वजह से वो क्या करेगा, डीआरजी को स्टिमुलेट करेगा। जब डीआरजी स्टिमुलेट हो जाएगा तो वही वो वापस से नर्व इम्पल्सेस भेजेगा डायाफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। फिर इंस्पिरेशन हो जाएगी और ब्रीदिंग हमारी वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आ गया कीमो रिसेप्टर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, कि केमिकली कैसे रेगुलेट की जाती है हमारी ब्रीदिंग। सो देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स जो कि केमिकल लेवल्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं एबनॉर्मल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका काम होता है इनके लेवल्स को डिटेक्ट करके रखना, और कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करना। सो कीमो रिसेप्टर भी दो तरह के होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में होता है, एंड इसका काम होता है जो भी चेंज हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में आते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर में आते हैं या दोनों में आते हैं, स्पेशली इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये उसी को डिटेक्ट करता है क्योंकि ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है। जबकि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज में। इसका काम होता है ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के एंड हाइड्रोजन के लेवल को ब्लड में डिटेक्ट करना। किसकी हेल्प से? वेगस एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की हेल्प से। सो इसके अगर प्रोसेस को हम सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के प्रोसेस को अगर हम डिटेल में देखते हैं, सो जब हमारी वेंटिलेशन कम हो जाती है तो बॉडी में पीसीओ2 का लेवल बढ़ जाता है। जब पीसीओ2 बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, ये ब्लड सीएसएफ बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ब्लड सीएसएफ बैरियर को क्रॉस करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड फर्दर डिवाइड टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। तो ये हाइड्रोजन आयन हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर को क्रॉस करता हुआ ये ब्रेन में पहुंच जाता है। ब्रेन में जब H+ का लेवल बढ़ जाता है तो कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई H+ का लेवल बढ़ चुका है, जिस वजह से ये सिग्नल पहुंचते हैं हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसका, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, वहां से सिग्नल जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, और मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं आगे हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स को कि तुम भाई वेंटिलेशन बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, पीसीओ2 का लेवल वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा। जबकि ये तो था हमारा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डिटेक्शन हुआ, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ने किया। अब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कैसे काम करते हैं? जब बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि PO2 का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, ठीक है। सो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं कि भाई PO2 का लेवल कम हो गया है, अब हमें स्टिमुलेट होना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे डीआरजी को, डीआरजी एक्टिव हो जाता है। डीआरजी जब एक्टिव हो जाता है तो वो ब्रीदिंग का रेट बढ़ा देता है और हाइपर वेंटिलेशन करवाता है, जिससे कि वापस से हमारा ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। एक और तरह का ब्रीदिंग का रेगुलेशन होता है प्रोप्रियोसेप्टर स्टिमुलेशन। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमारा ब्रीदिंग की डेप्थ और रेट बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं वो डीआरजी को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये सारी कहानी थी कि किस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर या रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो रेगुलेट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज कंडीशंस की, जैसे कि हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब हाइपो हाइपो मतलब कि कम हो गया, ऑक्सिया मतलब कि क्या कम हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, मतलब डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जब जो कि तब होगा जब हमारी वेंटिलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एनी पार्ट इफ देयर इज लेस ब्लड सर्कुलेशन इन दैट पार्ट, ठीक है। एंड इसके बाद आ गया डिस्पनिया, जिसको ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में बोल देते हैं। Then we have apnea, which means absence of respiration. Tachypnea means increased rate of respiration, and bradypnea means decreased rate of respiration. फिर आती है periodic breathing। देखो, periodic breathing का मतलब होता है breathing in which there is uneven respiratory rhythm, यानी कि respiration की rhythm ऊपर नीचे हो रही है। तो ये तीन तरह से होता है, काइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग, बायोट्स ब्रीदिंग एंड कॉस्मल ब्रीदिंग। काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग में क्या होता है, पहले हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, फिर ग्रेजुअली हमारी ब्रीदिंग बढ़ती है, एक हायर लेवल पे पहुंचती है, फिर वापस से हमारी ब्रीदिंग का लेवल कम हो जाता है। एंड बाद में एक फेज ऑफ एपनिया आता है, मतलब हम चल क्या रहा होता है, हाइपर
हाइपर एपनिया और एपनिया साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। तो जब हम शैलो ब्रीदिंग करके मैक्सिमम ले रहे होते हैं ना ब्रेथ, तो उस प्रोसेस को वैक्सिंग बोलते हैं। एंड जब हमारी वेंटिलेशन कम हो जाती है, ब्रीदिंग कम हो जाती है, शैलो हो जाती है और फिर एपनिया आता है, उस प्रोसेस को वैनिंग बोलते हैं, बाद में एपनिया आ जाता है। तो ये हो गया काइन स्टोक्स ब्रीदिंग। फिर आ गया बायर्ट्स ब्रीदिंग। बायर्ट्स ब्रीदिंग में होता है हाइपर एपनिया और एपनिया, हाइपर एपनिया और एपनिया, यही आ रहा होता है, ठीक है। इसमें वैक्सिंग वैनिंग नहीं देखने को मिल रहा। और कॉस्मॉल ब्रीदिंग में हमें हाइपर हाइपर एपनिक पीरियड ही देखने को मिल रहा है, एपनिया नहीं देखने को मिलता, ठीक है। फिर इसके बाद एक कंडीशन आती है एसिटलेक्सिस की। एसिटलेक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, लंग्स को सराउंड करती है एक प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि अंदर की होती है विसरल प्लूरा। वो मेम्ब्रेन अगर ख़राब हो जाती है तो उस वजह से लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। एक कंडीशन आती है न्यूमोथोरैक्स की। न्यूमोथोरैक्स मतलब जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बीच में एयर आ जाना। ये तब हो सकता है जैसे हमारी चेस्ट वॉल में जब कोई छेद हो गया, ठीक है। फिर आता है COPD, दैट मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है। अब इसके अंदर दो डिजीजेज आते हैं मेनली, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसेमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब कि बहुत टाइम से जब ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं, इन्फ्लामेट कर जाते हैं कोई इन्फेक्शन की वजह से या स्वेलिंग की वजह से। दूसरा केस था ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फीसीमा। देखो एम्फाइमा और एम्फीसीमा दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं। एम्फीसीमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई, जिसको हम पिंक पफर भी बोलते हैं। जो बंदा होता है वो बैरल चेस्टेड हो जाता है। और एम्फाइमा होता है लंग कैविटी में पस भर जाना, ठीक है। फिर आ गया एक कंडीशन एज़मा। एज़मा मतलब एयरवे जो हमारा होता है वो स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए। निमोनिया, निमोनिया में भी लंग्स के जो पैसेज वे में इन्फ्लामेशन हो जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये बैक्टीरियल या वायरल हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस भी कंडीशन है जो वायरल हो जाता है, बैक्टीरिया से कॉज की जाती है लंग्स में। सिस्टिक फाइब्रोसिस, जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो ओवर प्रोडक्शन हो जाए उसकी, वो थिक हो जाए, विस्कस हो जाए, ठीक है। तो ये सारे आ गए अलग अलग डिजीज कंडीशंस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है एक्सरसाइज एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा हार्ट है वो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है और वो ब्लड कैरी किया जाता है लंग्स के पास एंड बाकी बॉडी पार्ट्स के पास। जब हमारे हार्ट की कार्डियक आउटपुट बढ़ती है तो ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ ज़्यादा हुआ भी बढ़ जाता है, यानी पल्मोनरी परफ्यूजन भी बढ़ जाता है। यानी जब हमारी कार्डियक आउटपुट बढ़ती है ऑक्सीजन डिफ्यूजन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और पल्मोनरी कैपिलरीज बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसका लेन देन होना शुरू हो जाता है पल्मोनरी कैपिलरीज में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन यूज़ करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो एक्सरसाइज भी हम तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है कि अभी हमने एक्सरसाइज करनी शुरू की है, एक हो गया कि हम एक्सरसाइज थोड़ी देर से कर रहे हैं, एक हो गया हम स्ट्रीनस एक्सरसाइज मतलब बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज की जा रही है। सो फर्स्ट केस में ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का रेट एब्रप्टली बढ़ता है, बाद में ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होता है। ये जब ये सब हो रहा होता है तो DRG को नर्व इम्पल्सेस पहुंचती हैं और वो एक्साइट हो जाता है और तीन तरह से चेंजेस आते हैं। देखो, एक तो हमारा लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, दूसरा कि सेंसरी इम्पल्सेस हमारे जॉइंट्स टेंडन्स और मसल्स को भेजी जाती हैं, मोटर इम्पल्सेस से भी ली जाती हैं सेंसरी इम्पल्सेस, और मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया अलग अलग एरियाज पे पहुंचती हैं, ठीक है। मॉडरेट एक्सरसाइज के केस में क्या होता है, ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा बढ़ता है, ब्रीदिंग की डेप्थ बढ़ती है और केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं। जब ब्रीदिंग की डेप्थ बढ़ती है तो PO2 का लेवल कम हो जाता है एंड PCO2 का लेवल बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बॉडी का बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की जाती है PCO2 के मेटाबॉलिज्म में। फिर आता है इन थर्ड केस, इन केस ऑफ स्ट्रीनस एक्सरसाइज ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। डेप्थ तो देखो बढ़ी हुई थी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। जब ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और लैक्टिक एसिड जब रिलीज किया जाता है तो वो H+ आयंस मतलब रिलीज कर देता है बॉडी में। जो H+ आयंस हैं वो आगे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बॉडी में इधर उधर घूम रहे होते हैं और बाइकार्बोनेट की फॉर्म जो होती है वो बाद में लिबरेट आउट कर देता है CO2 को, तो वो PCO2 का लेवल बॉडी में बढ़ा देता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज का इम्पैक्ट डलता है रेस्पिरेशन में अलग अलग गैसेस के ऊपर।